बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। रवा हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1200 पॉइंट्स कम हुई थी। 2 दिन से हम रिकवरी का सिलसिला देख रहे हैं। आज भी रिकवरी रही। 100 इंडेक्स 77,300 के लेवल से बढ़कर 77,800 के लेवल पर ट्रेड हुआ दौरान ट्रेडिंग, लेकिन मार्केट का अख्ताम रेड जोन से हुआ। अख्ताम के वक्त 100 इंडेक्स 77,100 के लेवल पे क्लोज हुआ। 76 पॉइंट की इसमें कमी देखी गई। मजमूई तौर पे 231 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 160 कंपनियों के शेयर्स में कमी और 444 मिलियन का हमने वॉल्यूम रिकॉर्ड किया। बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त देखी। सरमायाकार मोहतात हैं। बॉन्ड रेंज 500 पॉइंट्स की रही है आज दौरान ट्रेडिंग, लेकिन जो 1200 पॉइंट्स की कमी हुई थी उसको मार्केट ने अभी फुलफिल नहीं किया है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर नए आईपीओज आ रहे हैं, ये खुशाइन बात है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस साल की 11वीं कंपनी लिस्ट होने के लिए तैयार है। कल आईपीओ एक नया रजिस्टर्ड हो जाएगा। बीएफ बायोसाइंसेज स्टॉक एक्सचेंज को लिस्ट होने के लिए कागजात भिजवा चुकी है। ये कंपनी फूड एंड साइंसेज की है, एफएमसीजी कंपनी है, खुशाइन बात है। इसके अलावा 2.5 करोड़ शेयर्स इसके मार्केट में लिस्ट होंगे, जिससे सरमायाकार ट्रेडिंग कर सकेंगे। सरमायाकारों को फी शेयर 55 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा। कल 10वीं कंपनी ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। कुल इस साल मजमूई तौर पे 11 कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं। आईपीओज अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे तो इससे यकीनन वॉल्यूम बेहतर होगा, कैपिटलाइजेशन बेहतर होगी, क्लाइंटेल बेहतर होगी। हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट 19.5% है, जिसकी वजह से आईपीओज आने में गुरेज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। बहरहाल पुरकशिश अगर उनको मौके दिए जाएंगे तो आईपीओ जरूर रजिस्टर्ड होंगे। बनिस्बत इंडिया और चाइना के हमारे मुल्क में जो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है। इसको बेहतर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट है वो मुख्तलिफ सेमिनार्स भी मुनक़िद कर रही है। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम के अंदर 3 अहम इशूज़ पे बात करेंगे, वो है टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन और टैक्सेस। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करती है। हमारी एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर की पहुंचती है और इसके अंदर टेक्सटाइल का जो हिस्सा है वो 20 से 22 अरब डॉलर होता है। लेकिन हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो श्रिंक हो रही है। महंगी बिजली, महंगी गैस, पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में मुसलसल इजाफा और टैक्सेस की वजह से श्रिंक होते होते हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 14 से 15 अरब डॉलर पर आ गई है। एप्टमा के जो चेयरमैन है आसिफ इनाम, उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतों पर नजरसानी नहीं की, IPPs के मामले को संजीदा नहीं लिया, एक्सपोर्ट पॉलिसीज को बेहतर नहीं किया तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। वैसे हम बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम के मुकाबले में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत पीछे रह गए। आज हम एक सेगमेंट इस पर करेंगे और इसकी जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, सोल्यूशंस हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा 13,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा है हुकूमत ने बजट में, कैसे हासिल होगा? 0.02% एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स है सिंध के अंदर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने लगाया है। 0.06% पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर टैक्स लगाया है, वो भी हासिल नहीं होता है पूरा। तो ये टैक्स का बोझ किस पे लादा जाएगा? सैलरीड क्लास पर, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, एक्सपोर्टर्स पर। किस तरीके से हम टैक्स का टारगेट हासिल करेंगे? लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, लोग सरमाया लगाने को तैयार नहीं है। 13,000 अरब रुपए का टैक्स हम कैसे कलेक्ट करेंगे? ऊपर से स्मगलिंग कल्चर ने हमारे टैक्स सिस्टम को सबूताज किया है। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए नॉन फाइलर कैटेगरी को खत्म करना होगा, ये यक जमान होकर सब कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर कैटेगरी को खत्म करने में नाकाम है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे और आखिर में हम उस सेक्टर को आज लेकर आएंगे जो इस वक्त पस पर्दा जा चुका है, SIFC की नज़रों से ओझल है। हुकूमत बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रही बिल्डर्स की नुमाइंदा तंजीम आबाद को, क्योंकि आबाद का ये कहना है कि ये वैल्यू एडेड सेक्टर है। इससे अप्रॉक्सीमेटली 70 अलाइड कंपनीज जो हैं, अलाइड फैक्ट्रीज जो हैं, वो इससे मुंसलिक है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हुकूमत बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रही हम लोगों को। हमने जो तजावीज़ दी थी बजट में उसको भी नज़रअंदाज किया गया। 7E कैपिटल गेन टैक्स, इसके अलावा सिंध सर्विस टैक्स, इसके अलावा टाउन टैक्स और विथ होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स, ये सारे टैक्सेस के साथ हम रियल एस्टेट बिजनेस को, कंस्ट्रक्शन बिजनेस को रन नहीं कर सकते। सरमाया बाहर लेकर मुंतकिल हो रहे हैं बिल्डर्स दूसरे ममालिक, स्पेशली खलीज ममालिक की अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पे लोगों का पैसा फंस गया है। रियल एस्टेट सेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी मुस्तकबिल में? आबाद कहाँ खड़ा है? आबाद में कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपना काम रोक दिया है?
ओवरसीज पाकिस्तानी अगर रेमिटेंसेज भेजता है तो सबसे ज़्यादा पार्क रेमिटेंसेज होती हैं रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वहाँ वो आनी रुक गई हैं, जिसकी वजह से हमारा रेमिटेंस का टारगेट भी अचीव नहीं हुआ था। हमने 33 अरब डॉलर रेमिटेंस का टारगेट रखा था जो हम अचीव नहीं कर पाए। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे या वक्त ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर से घटकर तकरीबन 16 अरब डॉलर पे आ गई है। इंडिया और बांग्लादेश में बिजली की कीमत 6 से 8 सेंट्स है और पाकिस्तान की बिजली 16 सेंट्स पर है। भारत और बांग्लादेश की गैस 7 से 8 डॉलर पर है और पाकिस्तान की गैस 14 डॉलर पर है। किस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर सर्वाइव करेगा, किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, क्या हम एक्सपोर्ट का टारगेट सालाना अचीव कर पाएंगे, इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। टेक्सटाइल सरहद मुसलसल गिरावट का शिकार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाली टेक्सटाइल नहीं, इस वक्त उमूमी तौर पे तो सारी सनतें ही हैं जी। सीमेंट का आप देख लें, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सरिया तकरीबन बंद पड़ा हुआ है, तो तकरीबन कोई चीज़ रह नहीं गई है जो सही चल रही हो, सिवाय 2-4 चीज़ों के जो एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। ये 16 सेंट की एनर्जी ने सबको जो है वो ख़त्म कर दी है। पहले लोग इंतज़ार में थे कि 9 सेंट की बिजली होने वाली है, तो उसके आसरे में 6-8 महीने घाटे करते रहे। जैसे ही आस खत्म हुई है तो केजी 9 सेंट नहीं हो रही, तो धड़म करके सब लोगों का मतलब मोराल ही खत्म हो गया। कोई लूम बंद कर रहा है, कोई स्क्रैप कर रहा है, कोई मिल से लेकर हर चीज जो है वो। तो टैक्सेशन में भी बहुत सारी बजट में चेंजेस आई हैं जी। इस किस्म की आई है। EFS स्कीम जो है वो टोटल इंपोर्ट फ्रेंडली कर ली है, उसमें लोकल के लिए जो है वो मैन्युफैक्चरर के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो आई होप अब नए हमारे आए चेयरमैन तो जाके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आसिफ साहब, IPPs के खिलाफ आप लोगों ने कल पिटिशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशन का मतन क्या है, क्या आप लोगों ने मौक़िफ़ अपनाया है, और पिटिशन फाइल करने के बाद आप लोग क्या वेट करेंगे या फिर कोई स्टेप उठाने के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं कोई? देखिए, पिटिशन तो हमने इसलिए फाइल की है फोरेंसिक ऑडिट के लिए जी, और गहरी बात है अगर आप उसको देख भी लें अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो एक तो आपने फोरेंसिक ऑडिट का कहा है, दूसरा कहा है कि इनको रिव्यू किए जाए कि पेमेंट्स जब तक ना हो, क्योंकि जो बिजली बनती नहीं उसके पैसे देने मतलब हम क्यों दें। तो फोरेंसिक ऑडिट तमाम सेंट्स के जो बिजली घर हैं, चाहे वो 4 सेंट की बिजली बनाता हो, 14 सेंट की बनाता हो, 18 सेंट की बनाता हो, सबके आपने फोरेंसिक ऑडिट के लिए 4 सेंट वाले जी 4 सेंट के जो है वो तो अभी लगे हैं ना 2020 में, तो फोरेंसिक ऑडिट तो तो उसका भी होना 2020 वाले चाहिए। में तो हो जाए, मगर वो में इतना बड़ा कोई इशू नहीं है ना जी, एक ही प्लांट जो 4 सेंट का लगा है वो 3-4 साल पहले 16 सेंट का लगा है, तो अब आपको टारगेट तो वही मिलेगा ना, जहाँ 16 है वहीं कुछ उम्मीद है ना। एक ही चीज सेम चीज 400% के फर्क से कैसे लग गई, तो मसला तो वहीं आएगा। आसिफ साहब, आपको नहीं लगता कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत डिले हो गया? बहुत पहले ये पिटिशन फाइल हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले आप लोगों को मैदान में आना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी, एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए था, नेशनल इंटरेस्ट को मलूज़े खाते रखते हुए आप लोगों को कोई ना कोई डायरेक्शन लेनी चाहिए थी। बहुत डिले कर दिया आप लोगों ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हम लोग हमेशा से इसको टेकअप करके रहे। और दूसरे आप ये देखें कि हमें 9 सेंट का जो है वो तकरीबन एश्योरेंस थी कि 9 सेंट जो है वो हमें हो जाएगी, और आप देखें कि जनवरी में तकरीबन फॉर्मली अनाउंस भी हो गया था कि बस 2-4 दिन की बात है, नेक्स्ट ECC मीटिंग में या उसमें हो जाएगा। फिर वो जाहिर बात है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होता गया, फिर एंड में तकरीबन बजाय घटने के वो उल्टा बढ़ गई। फिर ये था हमें कि बहरहाल एक रिलीफ तो मिली है क्रॉस सब्सिडी की, तो क्रॉस सब्सिडी से जो हमारा ख्याल था कि वो होगा 12 रुपए मिले, तो वो 12 रुपए मिल के 7-8 रुपए बेस रेट में बढ़ गया, तो वो नेट इफेक्ट से 3-4 रुपए का आया। तो वो पहले लोग समझ रहे थे कि हमारी बिजली जो है वो 32 या 31 हो जाएगी, तो वो तो जाहिर बात है वापस घूम के वही 42, 44, 11, 12 ये 16 सेंट हो गई, 16-17। अगर हुकूमत IPPs पर एक्शन ले लेती है बिलफर्ज महल, अगर IPPs जो महंगे IPPs हैं उनका ऑडिट भी होता है, वो बंद भी कर दिए जाते हैं, तो उससे हमारी बिजली सस्ती हो जाएगी? जी बिल्कुल होगी। ये आपकी कैपेसिटी पेमेंट है, आपको अर्ज किया ना कि तकरीबन इस साल 2.8 ट्रिलियन कैपेसिटी पेमेंट होगी, जिसमें से 1 ट्रिलियन की इस्तेमाल होगी। 2.8 ट्रिलियन मैं आपको डॉलर्स में बता दूं 10 बिलियन डॉलर होता है। बिल्कुल। तो 10 बिलियन डॉलर जिसमें से 3-4 बिलियन डॉलर की सिर्फ बिजली इस्तेमाल होती है और 7 अरब डॉलर ऐसे ही हम दे देते हैं, तो IMF को हमारा टोटल प्रोग्राम 7 अरब डॉलर का है जो 3 साल में मिलेगा।
अब अगर बिजली सस्ती होगी आईपीपीस के फ्रांजिक ऑडिट से, आईपीपीस के बंद हो जाने से, तो फिर आप लोगों ने ये पिटीशन, ये शोर पहले क्यों नहीं किया? आसिफ साहब, अगर आप पहले कर लेते तो शायद बिजली का ये लेवल ना होता, बिजली महंगी ना होती, आप लोग भी परेशान ना होते, हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासिर ना होती। जी, ये तो बिल्कुल ऐसा है, ये खरीदे नहीं जाते तो कोई भी नहीं परेशान होता। तो आप मुझे बताएं कि 22,000 के सिस्टम पे 50,000 ले लिए, ना लेते तो ना डोला होता ना रोला होता। यानी आप लोगों ने भी ताखीर किया, आप इस बात को तो एक्सेप्ट करते हैं, पहले से अगर आप लोग आ जाते तो शायद। नहीं भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हालात थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। एक तो नंबर 1 ये हमारा काम नहीं था, ये होना ही नहीं चाहिए था। इतने आईपीपी हिसाब से लगने चाहिए थे। 22,000 का सिस्टम था तो 50,000 लगने नहीं चाहिए थे। उसमें हमारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर दूसरे, हमें 9 सेंट का टैरिफ का एश्योरेंस थी कि जी पूरे पाकिस्तान की बिजली 9 सेंट हो जाएगी, इंडस्ट्रियल टैरिफ, वो नहीं हुई। देखिए ना, अब आप अगर हुकूमत आपसे पॉजिटिव है और आपसे कह रही है हम आपकी 9 सेंट बिजली कर लेंगे, तो हम खामखाई तो नहीं लड़ेंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि जी क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी। वो क्रॉस सब्सिडी खत्म होते होते उसको क्रॉस सब्सिडी खत्म करके 11 रुपए 90 पैसे मिले, और सामने जो है वो, यानी अगर वो 11 रुपए 12 रुपए नहीं मिलते तो हमारी बिजली 21 सेंट हो जाती है। आसिफ साहब, ये बताएं कि माली साल, नए माली साल के 2 माह तकरीबन गुजर गए, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। मसला जू का तू, ये अगर हल भी होता है तो 3-4 महीने तो ये मसला नहीं लेगा, आईपीपीस का भी, क्रॉस सब्सिडी का भी, बिजली के कीमतों का भी। तो किस तरीके से हम एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करेंगे, किस तरीके से हम टेक्सटाइल सेक्टर को बेहतर करेंगे, हमारी डायरेक्शन कहाँ जा रही है इस वक्त? ये देखिए, पहले तो आप जुलाई के फिगर देख रहे हैं ना, 10% आपकी एक्सपोर्ट माइनस हुई है। बिल्कुल। जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो 2.6 बिलियन से 2.3 आ गई है। बिल्कुल। प्लस अब आप देखिए कि 300-400 मिलियन का तो आपका बेसिक रॉ मटेरियल आने लगेगा। जो आप अनकम्पेटिटिव हैं तो धागा, कपड़ा, दूसरी चीजें आने लगेंगी। तो उसकी वजह से अब आप बजाय रुई के धागा मंगाएंगे तो आपका वैसे ही 3 गुना फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, वो तमाम चीजें होती जाएंगी। महंगी बिजली कहीं भी जा नहीं सकती। ये अब आपको इसको सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टर आता है, जाता है, ये है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, किसी को अजीबो-गरीब लग रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अजीबो-गरीब तो इतने बड़े पैमाने पे लगना था, जब 22 का सिस्टम था तो 50 लगा कैसे? ज्यादा अजीब तो वो है। ऐसा मालूम होता है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं, वो अपना बिजनेस स्विच कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ लाइंस में आने को तरजीह दे रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में, IT सेक्टर में बहुत से ऐसे हमने बिजनेसमैन देखे हैं जो अपनी सनतें बंद करके यहाँ मूव हो रहे हैं और फिर अपना सरमाया लेके बाहर भी जा रहे हैं। तो क्या ऐसे हालात पैदा हो गए हैं? भाई, आपके सामने इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो माइनस है, और खाली टेक्सटाइल नहीं, तो मैंने आपसे अर्ज किया, सरिये से लेकर तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो ज़ाहिरी बात है डिफिकल्ट है, पोजीशन में है। और ज़ाहिरी बात है, जो भी आदमी है जिसकी फैक्ट्री बंद हो रही है, वो कोई ना कोई अपना रोजगार तो ढूंढेगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करे, चाहे वो कोई बाहर जाके नौकरी करे, जो करे, बाहर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करे, या लोकल करे कोई और। लोकल तो चूंकि हर फील्ड ही ऑलमोस्ट नेगेटिव जा रही है। IT एक थोड़ा बहुत है, वो कितने लोग कितना IT करेंगे। फिर IT में भी प्रॉब्लम है, आए दिन तो वो आपका सिस्टम ही बंद होता तो रहता है, और वो सब होता रहता है। चाइना में टेक्सटाइल एग्जीबिशन लगने वाली है, तो इस हवाले से आप लोगों ने टेंडर्स बनने शुरू कर दिए हैं, वहाँ पे जाएंगे, क्या आप लोग उम्मीद लेके, क्या अपना ज़हन में एजेंडा लेके जाएंगे? देखिए, जो जाएंगे तो वो तो ज़ाहिर बात है, एक प्रेजेंट होती है वहाँ पे बायर सेलर की, मगर हमें कोई उम्मीद नहीं है। जब लोग हमें घर पे घुस के मार रहे हैं, वियतनाम का यान पाकिस्तान आके बिक रहा है, तो हम क्या जाके चाइना बेचेंगे? तो वो तो ऑब्वियसली एक खाली शो है। अब तो हमारी 16 सेंट पे तो लोग हमें घर में जाके माल बेच के जा रहे हैं हमारे। एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, ये यान की हद तक कह रहा हूँ। अब फैब्रिक की भी इंपोर्ट 500% बढ़ गई है। चंद दिनों में आप देखेंगे कि कपड़ा टर्की से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, वो भी हो गया। वो पहले भी हुआ है, ऐसा थोड़ी है। 18 में यही था, हमारी 2.5 बिलियन की तो बेसिक मटेरियल की इंपोर्ट हो गई थी। कितनी सनतें हैं जो आप समझते हैं कि बंद हो गई हैं इस वक्त, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो मजीद नुकसान हो? रोज बंद हो रही है, रोज बंद हो रही है। लोग पार्शल भी बंद हो रहे हैं, कोई पार्शल बंद हो रहा है, पहले मुख्तलिफ है। और देखिए, जब आपके पास, आप तारीख में पहली दफा जो है वो मेरे ख्याल में नेट इंपोर्टर ऑफ यान बन गए, फ्रॉम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड टू नेट इंपोर्टर। इसके कोई आसार भी नहीं है ठीक होने। आसिफ साहब, आखिर में ये बता दें
प्राइम मिनिस्टर से आप लोगों की मुलाकातें होती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से आप लोगों की मुलाकातें होती हैं, वो लोग आपको ढारस देते हैं, आप उनको बिजली की कीमतों का बताते हैं, गैस की कीमतों का बताते हैं, इंडस्ट्रीज बंद होने का बताते हैं, फिर भी हालात जूं की तूं ही है। तो फाइनली आप क्या समझते हैं कि क्या ये हुकूमत नाकाम हो गई आप लोगों को रिलीफ देने में, या ये हुकूमत भी बेबस है IMF के सामने? देखिए, IMF का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। IMF ने तो नहीं कहा था कि आप 22,000 पे जाके 50,000 खरीद लें। जी बिल्कुल। इसका तो मतलब अपना हमारे अपने उससे ताल्लुक है। IMF हैज नथिंग टू डू विद इट। तो अब आप देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने भी कमेटी बनाई है, जो 1 महीने में उन्होंने कहा है। बहरहाल 1 महीना तो बहुत है, यहाँ तो एक-एक दिन भारी पड़ रहा है लोगों को। लोग अपना जो मतलब 6-8 महीने इस इंतजार में कि 9 सेंट भी बहुत कुछ निकाल चुके। मेरे ख्याल में कोई रिलीफ दे के करना चाहिए था कि भाई चलो 10-11 सेंट कर दी, 9 सेंट कर दी, बाय द टाइम चीजें तय होती रहेंगी। बहरहाल लेट्स सी। यानी 9 सेंट्स पे ही आपको बिजली चाहिए तो सनतें चलेंगी? नहीं, 9 से कम चाहिए। 9 से कम चाहिए, यानी आप लोगों को बिजली 9 सेंट से कम चाहिए, तब ही इंडस्ट्रीज चलेंगी। बहुत शुक्रिया आसिफ इरहाम, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। यहाँ वक्त ब्रेक था, हमारे साथ रहिएगा। रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर तबाही के दाने पर पहुंच गया है। सेमिनी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, एडवांस टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ने रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बिजनेस साइकिल को मुंजमद कर दिया है। इसी हवाले से आसिफ समसम चेयरमैन आबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहते हैं, इस वक्त आबाद बिल्डर्स की नुमाइंदा तंजीम है, हुकूमत को मुतादिद बार तजावीज़ भेज चुकी है, लेकिन हुकूमत आप लोगों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। SIFC के पास जाएंगे, क्या डायरेक्शन है? सरमाया बाहर मुंतकिल हो रहा है, बिल्डर्स के रहायशी प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, क्या आप लोगों का मौक़िफ़ इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमजा भाई। जैसे आपने खुद ही इन तमाम खदशात की या वो जो चीज़ें होने जा रही हैं या हो रही हैं उनकी निशानदेही खुद ही कर दी है कि जो इस तरह के टैक्सेस लगाए गए हैं, ऑल टू समझ के 59.5% प्लस 3% FAD, ये जो सारी चीज़ें 45% हम पे टैक्स की स्लेब है, 10% सरचार्ज है, फिर 10% सुपर टैक्स है, उसके बाद फिर ये 3% जो है FAD भी अब लग चुकी है। FAD में भी आपने देखा है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी वगैरह को जो है, जो रिटायर्ड हैं या ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनको उन्होंने एग्जाम कर दिया है और आम जो सिविलियन है वो उससे मुतासिर है। तो आप सोचें कि हम पहले भी कहते रहे, आपके प्रोग्राम में भी कहते रहे, हमने लिखा भी, हमने बड़ी कोशिश की मिलने की, और इसलिए नहीं की कि हम कोई हमें कोई एडवांटेज चाहिए या हमारे कोई सियासी अज़ाइम है या कोई पॉइंट स्क्वेयरिंग है। हमने बहुत साफ बात की कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रेमिटेंस बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि 40% रेमिटेंस हमें मिलता था, ये टोटल जो आपके $14 अरब पिछले साल थे, उसमें से $11 अरब के करीब हमारे सेक्टर में थे, और इस बार हमें उम्मीद थी कि ये 11 की जगह 24 होंगे। बिल्कुल। लेकिन जो 2 साल से आपने पहले एक सेमिनी लगाया जिसने लोगों को डराया, फिर सेमिनी के खिलाफ अब जो है वो केसेस भी जो है लोगों ने जीते। 3 सूबों की हाई कोर्ट से, सिंध से हमें रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाफ कर दिया कि हाफ डन करें और हाफ चल रहा था। उसी बीच में आपने सिविल टैक्स लेके आगे आपने कहा कि जी अब आपकी तमाम रसीद पे जो है वो खुद ये 15% हॉरिजॉन्टल पे जो रसीद काटी जाएगी उसको प्रॉफिट अज्यूम करेंगे, और 10% वर्टिकल पे। तो ये सारी चीजें में छोटा सा प्लॉट होता है 75 बाई 120 फुट का, उस पे 800 मिलियन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लोकल इंडस्ट्री से प्रोडक्ट कंज्यूम कर जाते हैं। तो वो जो काम बंद हुआ तो वो लोकल इंडस्ट्री को हिट किया 1000 गज के प्लॉट ने। तो पूरे मुल्क में जब ये इंडस्ट्री मुतासिर हुई या मुतासिर है, तो आप सोचें कि लोकल इंडस्ट्री को आपका काम था, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और तमाम कानून साजी है इस हवाले से कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि पब्लिक का जो लोकल रोजगार है वो भी उनको मिलता रहे। अब देखें आसिफ साहब, रिहायशी प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं, लोगों के पैसे फंस रहे हैं, सरमाया बाहर मुंतकिल कर रहे हैं बिल्डर्स। अब आबाद का क्या इस वक्त मौक़िफ़ है? क्या आबाद उन बिल्डर्स को बचाएगा, हुकूमत के पास दोबारा जाएगा, SIFC का दरवाजा खटखटाएगा या कोर्ट जाएगा इन टैक्सेस के खिलाफ? देखिए, मैं आपको बहुत साफ ये कह रहा हूँ कि आपको मैंने बताया था कि हम कोर्ट जाएंगे। FAD हम समझते हैं कि ये बड़ी एक अनजस्टिफाइड टैक्स 3%, और ये FAD क्या है मैं आपको बताऊं, सीमेंट बनती है तो उस पे मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी फैक्ट्री है, उस पे FAD लगता है, वो 1 टाइम लगता है।
यहाँ ये एफईडी हर ट्रांजैक्शन पे हिट कर रहा है, तो कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं है। आपने एक प्लॉट खरीदा या आपने एक फ्लैट खरीदा, मुझे या आपको एफईडी देना पड़ा, आपने बेचा फिर एफईडी देना पड़ा, तो भाई इसमें कौन सी प्रोटेक्शन थी जो एफईडी मांग रहे हैं। और सुबह 18वीं तरमीम के बाद तो ये वैसे भी जो हमारी इंडस्ट्री है ये सुबह ही उसमें आती है, उसका डोमाइन सूबे का है, तो आप उस पर कैसे एफईडी, फिर उस पर आप एक जो आपका एफईडी का था उसको भी आपने उसमें भी कानून साजी कर ली। तो मैं समझता हूं कि देखें ये तमाम चीजें अपनी जगह पे, मैं गिनवा सकता हूं एक एक चीज की क्या क्या ज्यादती हुई, लेकिन मैं ज्यादतियां नहीं गिनवाने के लिए बात कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि देखें आप अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क की मईशत का सोचें। ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो हमें मिलती है हमारे सेक्टर में, ये डाइवर्ट हो गई दुबई की तरफ, दुबई लीक्स निकलेंगी। बिल्कुल। तो अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ कि मैं एक बीइंग पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मैं एक मुहिब्बे वतन शहरी की तरह बात कर रहा हूँ, मैं कोई कारोबारी या बिल्डर या उसका चेप के हिस्से से बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर हम सब अगर इस मुल्क का नहीं सोचेंगे और हम किसी न किसी की कहने पे या किसी ऐसे अनपढ़, या हम अनपढ़ इसलिए कहते हैं कि जिसको पता नहीं है ये सेक्टर चलता कैसे है, क्योंकि मैंने बजट से पहले भी देखा। किसकी तरफ इशारा है आपका, किसकी जानिब इशारा है? सर आप प्रोग्राम सारे उठाएं, उन सारे प्रोग्राम में जो लोग हैं जो हमारे ठेकेदार बने और जिन्होंने बताया कि जी हमारा काम, उनका काम कुछ और है और वो ये बता रहे हैं कि ये सेक्टर कैसे चलेगा, मतलब पता ही नहीं। किन लोगों की तरफ आपका इशारा है, खुल के बात करें। देखिए मैं सादी सी बात, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बात हो रही है ना हमारी और आपकी। तो देखिए हम तो बात करते हैं बहुत साफ सुथरी जी। हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की मिफ्ता साहब को कि ये 7E के टाइप के, और ये जो FATF के बाद आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराएं, फिर उस पर डेटा आ जाए, उस पर आसान कर दें FBR को टैक्स जमा करने के लिए कि जो भी डेटा है उस पर टैक्स ले लें, और उस पर इल्जाम लगा दें पार्किंग है। 30 साल पहले मैंने बुक कराया था या आपने बुक कराया था एक फ्लैट या एक बंगला या एक प्लॉट, वो आज 30 लाख, उस वक्त 30 लाख का था, आज वो 10 करोड़ का है, तो क्या ये पार्किंग है? ये तो एक कल्चर है हमारे मुल्क का, स्पेकुलेशन वैल्यू है। हर वो बंदा, देखिए आप अभी इस काबिल हैं कि अगर कुछ काम करके बचा सकते हैं तो आप 100% कोशिश करेंगे अपनी बेटी के, माँ के, बहन के, बीवी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लें कि कल को उनके आप काम करने के काबिल करें, तो कल जब 20 साल 30 साल के बाद उनकी शादियों का टाइम आए, उनकी पढ़ाई का टाइम आए, तो आप कम से कम उनको आपको रिलैक्स हो। तो ये चीजें आप हिट करेंगे, तो ये तो माशरे को हिट करने वाली बात, ये तो आप उस कल्चर। कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो मुतासिर हो गए हैं, बंद हो गए हैं, रुक गए हैं? देखिए मैं तो अब ये समझता हूँ कि सिवाय डाउनटाउन के, यानी पूरे मुल्क में अगर कोई डाउनटाउन का एक छोटा सा एरिया होता है, मैं बात करूँ क्लिफ्टन की बात कर लूँ या इस्लामाबाद की कोई ब्लू सेक्टर की, उनके अलावा पूरे मुल्क में प्रोजेक्ट मुतासिर हो चुके हैं। पूरे इवन DHA भी परेशान है कि उसको भी डेवलपमेंट का काम करना है, उसको भी सारी चीजें ठीक करनी है, वो भी मुतासिर हो चुके हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके, वो डेवलपमेंट के पैसे वो नहीं निकाल पा रहे। फिर आए दिन सुनते रहते हैं कि जी फाइलें बेच रहे हैं, प्लॉटें बेच रहे हैं। ओ भाई आपका काम है रेगुलेट करना, जो जाली काम कर रहा है, जो जाली फाइलें बेच रहा है, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? आप जाली एजेंसियों की फाइलों को, जाली कामों को और जाली जो चीजें हो रही है उनको बुनियाद बना के आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को हिट कर रहे हो। आपको सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में तरगीब दी जाती है कि यार इस सेक्टर में लोगों को लेके आओ, आपको हम फंड्स, आपको हम टैक्स एग्जेम्पशन भी देंगे, पासपोर्ट देंगे, नेशनलिटी देंगे। आप वो सोचे कि वो क्यों ये सोचते हैं? SIFC के पास क्यों नहीं जा रहे? ये अब अपने एजेंडा लेकर, अपना दुखड़ा लेकर, अपने पॉइंट्स लेकर SIFC के पास क्यों नहीं जा रहे? हुकूमत तो आप लोगों को नजरअंदाज कर रही है, बजट में आपकी तजावीज को भी साइड में रख दिया था। अब SIFC के पास जाएं ताकि वो अपनी लिस्ट में प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी शामिल करें, वरना तो फिर आप अपना सरमाया मुस्तकिल बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ पे तो लोगों के पैसे फंस जाएंगे। देखिए हमजा भाई, हमने SIFC को भी लिखा है, और जहां तक सरमाया की बात है, देखिए हमारे साथ इन्वेस्टर्स काम करते हैं। अब इन्वेस्टर्स को वही जाएगा जहां उसको प्रॉफिट मिलेगा या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये तो सिंगल जीनियन बात है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप अगर समझते हैं, यानी जो भी फैसला साज लोग हैं या जो भी इनके एडवाइजर हैं, मुझे नहीं पता ये कौन एडवाइजर है जो एडवाइस देते हैं, कि वो ये समझते हैं कि इनको कोई नीड नहीं है फॉरेन एक्सचेंज की, इनको कोई नीड नहीं है कि लोकल इंडस्ट्री चले। ये हर तरह से ये ऐसा ही है कि जो IPPs की बात होती है, आप सोचे ना
क्या एक तरफ कहते हैं कि जी कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, वो उनको एग्रीमेंट है, और दूसरी तरफ 18 घंटे की लोड शेडिंग है, तो ये दोनों तजाद बात है ना। कि अगर चले वो आपके पास अवेलेबल है तो फिर लोड शेडिंग क्यों है? तो ये चीजें जिस तरह आप और हम समझते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सके, इसी तरह मैं और मेरी टीम या हमारा पूरा आबाद एसोसिएशन और पाकिस्तान के तमाम डेवलपर समझते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, लेकिन हम कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि हम तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं। पिटीशन का फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ, आखिर में ये बता दें। देखिए इंशाल्लाह आने वाले वीक पे बिल्कुल फाइल होगी। बहुत शुक्रिया आसिफ समसम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जबू हाली की जानिब गामजन है। मुतादिद प्रोजेक्ट्स मुल्क भर में बंद हो गए, रिहायशी आवाम का पैसा फंस गया है, बिल्डर्स भी अपना सरमाया बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। 7E 7F कैपिटल गेन टैक्स, एडवांस टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ने रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सबूताज कर दिया है। हुकूमत मुसलसल नजरअंदाज कर रही है बिल्डर्स की नुमाइंदा तंजीम आबाद को। बहरहाल SIFC के पास जाने का इरादा रखती है आबाद की तंजीम। अब देखना यह है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए हुकूमत क्या पॉलिसी मुरतब करती है, मुस्तक़बिल में क्या रेमिटेंसेज यहाँ फ्लो करेंगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। 13,000 अरब रुपए का टैक्स का टारगेट हम कैसे हासिल करेंगे जब सनतें बंद हो रही हैं, कारोबार मुकम्मल तौर पे ठप होकर रह गया है, ताजे बिरादरी सड़कों पर है, सैलरीड क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है 350 अरब रुपए सालाना, उसके ऊपर मजीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया है, वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। किस तरीके से हम टैक्स का टारगेट कलेक्ट करेंगे जब नॉन फाइलर दंदनाते फिर रहे हैं और फाइलर्स पर बोझ पे बोझ पड़ रहा है टैक्सेस का। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के अनवर काशिम मुमताज। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हुकूमत ने 13,000 अरब रुपए पहली दफा ये तकरीबन टारगेट रखा तो जरूर है, लेकिन क्या हम अपनी टैक्स GDP को, क्या हम अपने टैक्स टारगेट को अचीव कर पाएंगे इस साल? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मदद किया। बेसिकली देखें बात ये हो रही है कि आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। नॉन फाइलर दंदनाते फिर रहे हैं, तो आप एक सैलरी क्लास को तो आप अलग कर दिए, वो तो बहुत ही मजलूम क्लास है, उसके साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जहाँ तक बिजनेसेस के ताल्लुक है, जहाँ तक ट्रेडर्स का ताल्लुक है, जहाँ तक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ताल्लुक है, उसको चैनलाइज नहीं किया जा रहा, नॉन फाइलर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा। असल में ये 13 जो टारगेट है 13.9 ट्रिलियन का जो है वो अचीवेबल है। लेकिन बात यह है कि अब चेयरमैन FBI को नए आ गए हैं, पहले हटा गए थे, अब उनको सेटल होने में टाइम लगेगा। तो इस तरह की एडहॉकिज्म की सूरत हाल में कुछ भी अचीव नहीं होता। आपको भी पता है, क्रिकेट मैच भी देख लें आप, तो वहां पे भी अगर टीम को इस तरह एडहॉकिज्म से चलता है तो वो भी डिलीवर नहीं करती। तो ये तो एक पूरी फाइनेंशियल स्कीम है पूरी, इसमें आपको टैक्स जो है आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आप टैक्स दें, गवर्नमेंट के लिए टैक्स दें, अपने लिए टैक्स दें, तो एक पूरी एक ड्राइव चलानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में पोटेंशियल है, लेकिन आप नॉन फाइलर को कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप जो लोग सिस्टम को डिसीव कर रहे हैं उनको पकड़ेंगे नहीं, आप डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। किस तरीके से हम अपने टैक्स डेट को इंक्रीज कर सकते हैं? एक तो वजह आपने बता दी है, इसके अलावा क्या हम अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड किए बगैर अपना टैक्स रेट इंक्रीज कर सकते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और दूसरी वजह यह है कि आपको टैक्स रेट कम करने चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड करने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर कभी भी आप टैक्स अचीव नहीं कर सकते, टैक्स रेवेन्यू टारगेट आप। लेकिन उसके साथ साथ आप जो टैक्स रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये इस तरह भी आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। टैक्स रेट बढ़ाना टेम्पटेशन होता है इवेजन का, तो आपको टैक्स रेट कम करने चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड करने चाहिए। जी अनवर साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उस पर टैक्स नहीं है, 0.02% सिंध के अंदर एग्रीकल्चर टैक्स लगाया गया है, पंजाब के अंदर 0.06% लगाया गया है, और वो भी हम कलेक्ट पूरा नहीं कर पाते। आपको नहीं लगता कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डॉक्यूमेंटेड करना है, इसके ऊपर टैक्सेस लगाने हैं ताकि दूसरे सेक्टर्स के ऊपर जो इजाफी बोझ पड़ रहा है वो कम से कम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? सर ये आज से 50 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन अब हो जाएगा। इसलिए कि IMF ने फुट डाउन कर लिया, उसने कहा कि आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएंगे, नथिंग डूइंग, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। और उस पर आपने देखा होगा पिछले दिनों मीटिंग हुई जिस पर सबने एग्री किया। तो हम खुद तो कोई काम करते ही नहीं है, हम डिक्टेशन पे काम करते हैं, डोनर एजेंसीज को अपने पैसे निकलवाने होते हैं, इसलिए वो हमको नए नए तरीके बताते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर को 50 साल पहले टैक्स हो जाना चाहिए था।
आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कौन कौन से ऐसे इकदाम कर सकती है जिससे टैक्स नेट बेहतर हो? नॉन फाइलर्स को किस तरीके से कौमी धारे में लेकर आना चाहिए? पहली बात तो ये हुकूमत को ये समझना चाहिए कि जो पैसे हैं टैक्स के वो माले मुफ्त दिले बेरहम नहीं है। टैक्स पेयर्स का पैसा जो है उसको यूज करते वक्त उनको सोचना चाहिए। पहला तो ये एलिमेंट है, जो शाह खर्ची है, जो ट्रैवल में कॉस्ट है, वहां पे उनको इन चीजों को कट ऑफ करना चाहिए। जो फ्री के अलाउंसेस हैं उनको कम करना चाहिए। वो किसी को भी दिए जा रहे हो, वो ABC किसी को भी दिए जा रहे हो, उस पर टैक्स का एलिमेंट आना चाहिए। उसके बाद जो है उनको पॉलिसी ऐसी वजह करनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, टैक्स का रेट कम करें और अक्रॉस द बोर्ड करें। ताजिर दोस्त स्कीम फ्लॉप हो गई, ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। अब ताजिर टैक्स के धारे में कैसे आएंगे? कौन सी ऐसी स्कीम लेकर आनी चाहिए हुकूमत को जिससे ताजिर रिलीफ महसूस करें और टैक्स देने लग जाएं? ताजिर कभी रिलीफ महसूस नहीं करेंगे, ताजिर हमेशा टेंशन में रहेंगे। ताजिर से दोस्ती का कोई हुकूमत का सवाल ही नहीं है। हुकूमत को रेट क्रिएट करनी चाहिए। ताजिर की जिम्मेदारी है कि वो जो पैसे कमा रहे हैं उसका टैक्स एक्सचेकर को जाए। तो दोस्ती तो ये मेरे ख्याल में कभी भी नहीं होगी। पिछले सालों में कई दफा कोशिश हो चुकी है कि इसको बड़ा आसान अंदाज में किया जाए, लेकिन अब क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, ग्लोबल विलेज बन गई है, डिजिटलाइजेशन आ गया है, जियो मैपिंग आ गई है, तो आपको डिपेंडेंसी नहीं है। आप लोगों को रजिस्टर करें, आप लोगों का डेटा मैच करें और आप उनको कहें कि भाई ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अब आप टैक्स दे रहे हैं या फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें। इसलिए कि ताजिर दो स्कीम वगैरह ये बातें कहना, देखें इस मुल्क में मैं और आप रहते हैं, इस मुल्क में आपको हर जगह जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आती है। सिर्फ एक जगह जब टैक्स की बात होती है लोग ये कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आखिर में मुझे ये बताएं अनवर साहब कि जीडीपी हमारी 2% है तकरीबन, और हमने टैक्स जीडीपी का टारगेट रखा है 12 से 13%। ये अचीवेबल है क्या इन हालात में? बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। टैक्स जीडीपी को इंक्रीज तो कर दिया हुकूमत ने, लेकिन अगर हमारी जीडीपी मुल्क की 2% रहेगी तो हम टैक्स जीडीपी का टारगेट हासिल नहीं कर सकेंगे। 13,000 अरब रुपए का पहली दफा टैक्स टारगेट सेट किया है हुकूमत ने इस बजट में। कैसे हासिल होगा ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुल्क से सरमाया बाहर जा रहा है, FDI आपके मुल्क में आ नहीं रही, इन्वेस्टर रेट ऑफ रिटर्न की वजह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट सेक्टर नौकरी छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा। किस तरीके से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे? स्मगलिंग कल्चर परवान चढ़ रहा है। कहने का मकसद मुख्तसर यही है कि अगर हमने अपनी टैक्स जीडीपी को इंक्रीज करना है तो वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स नेट में लाना होगा। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।